हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में जो पिछले प्रश्न सॉल्व करवाए गए थे उन्हीं को इसमें देखेंगे और इसमें करीब अभी तक हम अभी जैसे एक वीडियो में हम 2-3 प्रश्न देखे भी थे। आज की वीडियो में हम करीब 4-5 प्रश्न एक साथ कर देंगे, उनकी व्याख्या भी करेंगे। उनका एक फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मौजूद है। आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, उनको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और उनको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि किस हिसाब से इनको हम लिखेंगे, और प्रश्न अगर आए तो फिर उसको उसमें क्या क्या तरीका हो सकता है। एक ही तरीके से लिखा जा सकता है कि उसको कुछ और तरीका हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, एक प्रश्न दिया गया था COP26 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें बोला गया था प्रश्न में कि जो भारत की प्रतिबद्धता है 2070 तक, ठीक है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की, उसमें समस्याएं क्या आने वाली हैं और फिर उसकी संभावना क्या है, ये प्रश्न था। तो इस प्रश्न में सबसे पहले क्या है कि अब COP26 जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ था, ये आप बताएंगे। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के साथ साथ पंचामृत योजना की घोषणा की गई। अब आप यहाँ पे पंचामृत योजना के बारे में बताएंगे। तो जो पंचामृत योजना है उसमें पहला क्या है कि 2030 तक जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक करना है। दूसरा है 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरत रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करना है। फिर 2030 तक कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कटौती करनी है। इसके साथ साथ 2030 तक की अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है। और अंतिम था 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात की गई थी, ठीक है। ये पंचामृत योजना है। अब इसमें हमें बात करना है 2070 की शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के बारे में। तो इसकी समस्या क्या है? इसकी समस्या पर अगर सीधे आते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। समस्या क्या होगी भाई? संसाधनों पर जनसंख्या का अधिक दबाव है, ठीक है। भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 18%, विश्व की लगभग 18% है। और क्षेत्र कितना है? 2.4% है, ठीक है। इतनी बड़ी जनसंख्या इतने छोटे से क्षेत्र पर है, ठीक है। तो संसाधन पर जनसंख्या का दबाव रहेगा ही, ठीक है। तो उनको अनाज की समस्या, खाद्यान्न की समस्या हो सकती है, पर्यावरण की समस्या हो सकती है ना। तो कई सारी समस्याएं इससे उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद विकसित देशों द्वारा स्पष्ट योजना का अभाव है। देखो क्या है ना कि ये जो योजना है इसमें विकसित देशों के लिए स्वैच्छिकता है, ठीक है। स्वैच्छिकता ये है कि जैसे 2050 के बाद जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं देश, उनका 2050 के बाद का लक्ष्य है, ठीक है। और वो 2050 के बाद खुद तय करेंगे, ठीक है। तो इसमें भारत के लिए समस्या हो सकती है कि वो इतना ज़्यादा कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से फिर प्राकृतिक सिंक की भूमिका है। देखो जंगल वंगल में आग उग भी लग रही है, ठीक है, जंगल काटे भी जा रहे हैं, बाढ़ सूखा की स्थिति पड़ी रही है। तो ये भी एक समस्या है, ठीक। फिर औद्योगिक क्षेत्र की समस्या है। लोगों को रोजगार देने के मामले में, जीविकोपार्जन के मामले में, जीवन का जो वो है कि माध्यम, ठीक है, उनको रोजगार देने के चक्कर में औद्योगिक क्षेत्र जो है ना, ये बहुत बड़े स्तर पर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। और आज के समय में अगर देखा जाए, सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। फिर कार्बन कैप्चर स्टोरेज कारखानों की भी भूमिका इसमें रहेगी, वो भी बहुत समस्या है, ठीक है, उसके लिए भी। फिर आईपीसीसी का लक्ष्य प्राप्ति क्या है? देखो 2020 तक
बात हुई थी कि 26 कार्बन कैप्चर स्टोरेज प्रति वर्ष 36 से 40 मेगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेंगे। इसमें से 2 कोयला बिजली संयंत्र शामिल किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज। इसमें क्या है भाई, देखो क्या है कि सीधे सीधे हवा से ही ये कार्बन का कैप्चर करेंगे। तो ये क्या है, ये बहुत महंगी तकनीक है। ठीक है, इसमें ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा मात्रा में पड़ेगी, काफ़ी खर्चीली व्यवस्था है। तो ये भी समस्या है। और दूसरी एक समस्या है तकनीक की आर्थिक व्यवहार्यता। ठीक है, अगर जैसे कि बात कर रहे हैं हमारे यहाँ इथेनॉल संयंत्र लगाने की, तो अगर हम अधिक भूमि उपयोग करेंगे तो इससे खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकता है। अगर खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ेगा तो जनसंख्या का जो दबाव है उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो कुछ ऐसा संतुलन बना के चलना चाहिए कि जिससे भारत की जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण भी हो सके, उसका जीविकोपार्जन भी चलता रहे और सरकार का लक्ष्य भी पूरा होता रहे। ठीक है, क्योंकि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो इसलिए इसका सबसे पहला लक्ष्य है लोक कल्याणकारी कार्य करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे संभावना क्या है। देखिए, संभावना की बात करेंगे तो विश्व स्तर पर देखा जाए तो जितना प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है उस मामले में भारत बहुत पीछे है। सबसे कम प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन होता है भारत में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अक्षय क्षमता की स्थापना है। यहाँ पर भाई बहुत तेज़ी से विकास किया जा रहा है। ठीक है, बिहार के मामले में भी आप देख सकते हैं इस बात को। ठीक है, फिर गैर जीवाश्म ईंधन क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात चल रही है हमारे यहाँ, और इसके लिए सरकार योजनाएं भी लॉन्च कर रही है, कई सारी योजनाएं दे रही है। वो लोग उनको अ, अनुदान राशि के रूप में कम ब्याज पर, है ना, ऋण देने की सुविधा, ऐसी सब कुछ सरकार बढ़ावा दे रही। विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त की व्यवस्था हो, ये भी एक संभावना इससे भी बन जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा कि भारत वित्त व्यवस्था वित्त की व्यवस्था भी करेगा, साथ में भारत उसमें क्या करेगा, अपनी भागीदारी भी निभाने में मदद करेगा। ठीक है, और इसके अलावा फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना। अब इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है भारत में। ठीक ना, इसके अलावा अलावा क्या है कि नीति में कुछ परिवर्तन भी करके ये काम हासिल किया जा सकता है। उसके बाद आप एक निष्कर्ष भी दे सकते हैं, निष्कर्ष देकर आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो ये उत्तर जो है ना 400 शब्द में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक के बारे में है। इसकी विशेषता बतानी थी इसमें, और फिर बताना था इसमें कि इसको लागू करने वाले अभिकरण कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक क्या है भाई, सबसे पहले तो इसका परिचय देना है कि हाल ही में लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, ठीक है, जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के लिए वैधानिक ढांचा तैयार करने का प्रयास करता है, पारित किया है, जिसके तहत खिलाड़ियों के हितों की रक्षा की जाएगी। और रक्षा इसलिए होगी क्योंकि यह डोपिंग रोधी का आरोपों का सामना कर रहे जो खिलाड़ी हैं उनको अपना पक्ष रखने के लिए एक अच्छा जगह प्रदान करेगा। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब विशेषता क्या है, विशेषता है कि डोपिंग का निषेध करेगा। ये कैसे करेगा, यह विधेयक एथलीट सपोर्ट कर्मी जो हैं, अन्य व्यक्ति जो होंगे, वो खेल में डोपिंग में शामिल होने से रोकेगा उनको। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, उल्लंघन का परिणाम। इसके उल्लंघन का परिणाम जो है ना वो थोड़ा खतरनाक टाइप में, जैसे डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप खिलाड़ी को अयोग्य ठहराने के साथ साथ उसको जो पदक उदक मिला रहेगा वो जब्त कर लिया जाएगा, वित्तीय प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, साथ में उसको कुछ सालों के लिए, हो सकता है हमेशा के लिए, खेल से प्रतिबंधित भी कर दिया जाए, ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है। फिर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के लिए वैधानिक प्रावधान भी अ, लागू करेगा। यह विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को वैधानिक निकाय के रूप में गठित करने का प्रावधान करता है। इसकी अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक करेगा। ठीक है, अब खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की भी स्थापना हो जाएगी। इसमें क्या होगा, डोपिंग रोधी विनियमन और डोपिंग रोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर सरकार की सिफारिशें करने के लिए विधेयक खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना
करता है। ठीक है, फिर डोप परीक्षण प्रयोगशाला का भी निर्माण होगा। मौजूद जो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को अब क्या किया जाएगा, प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब लागू करने वाले जो अभिकरण है वो कौन कौन से हैं, अब इनकी अगर बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है नाडा, जिसको बोलते हैं नाडा के बारे में। ये क्या भाई, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए एक जनादेश के साथ 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना, डोपिंग और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर उसके बाद बात करेंगे वाडा की। तो ये विश्व स्तर पर है। तो वाडा क्या है भाई, WADA, हमने वाडा लिख दिया। ठीक है, नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना की गई थी। कब, 1999 में। खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005 के द्वारा वाडा को मान्यता भी दी गई। वाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों देशों में एंटी डोपिंग नियमों को विकसित करना है, सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, तो इसकी विशेषता भी हो गई, इसको लागू करने वाले अभिकरण भी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंत में एक निष्कर्ष दे देंगे और निष्कर्ष दे के हम उत्तर समाप्त कर सकते हैं। और ये पूरा पूरा देखेंगे ना, 400 प्लस कुछ प्रश्न कुछ शब्द हो सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं है। ठीक है, ओके, अब इसके आगे देखते हैं। एक प्रश्न यहाँ है, पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें कई सारे बच्चे क्या किए थे, गलत कर दिए थे। विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करना है भाई। क्रिटिकली एग्जामिन द साइलेंट फीचर्स ऑफ पाला आर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले पाल कला का परिचय देना। कैसे देना परिचय, परिचय थोड़ा सा भाई आकर्षक टाइप में होना चाहिए। ठीक है, परिचय तो सब लिख देते हैं, किताबी किताबी ज्ञान के आधार पर लिख देते हैं, किताब से देख देख के लिख लेते हैं, किताब में याद करके लिख लेते हैं। लेकिन एक ऐसा भी होना चाहिए जो आपके तरीके से हो, है रहे तो किताब में किताब वाला ही, लेकिन वो आपके तरीके से लिखा गया हो। ठीक है, अब ये कौन सा तरीका है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बिहार बंगाल क्षेत्रों पर मौर्य और गुप्तों के दौरान विकसित कला को पाल शासकों द्वारा वास्तुकला, मूर्तिकला, टेराकोटा चित्रकला, भित्ति चित्र के रूप में आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि मौर्य कला से विकसित बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा को निरंतरता और विस्तार के साथ इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया है। ठीक है, ये इसका परिचय हो गया। अब विशेषता क्या भाई, विशेषता की बात करें, देखिए वास्तुकला के रूप में देखा जाए तो वास्तुकला में हम महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर, मठ का निर्माण, इन सब की विशेषता बता देंगे। ठीक है, मूर्तिकला उसकी विशेषता बता देंगे, फिर चित्रकला इसकी विशेषता बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गई विशेषता। अब चलेंगे इसकी सीमाओं पर, क्योंकि आलोचना भी करनी है हमको। तो आलोचना करनी तो उससे पहले हमको सीमाएं बतानी। सीमाएं क्या है भाई, देखो ईंटों से निर्मित है ये, इस कारण इनके अवशेष ज़्यादा नहीं मिले, केवल सामने के भाग पर ध्यान दिया गया। उसके अलावा अलंकरण का अधिक प्रयोग हुआ है, धार्मिक पहलुओं को अधिक प्रमुखता दी गई है। ठीक है, ये चीज़ होगी, आप लोग पढ़े होंगे पाल आर्ट तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद आलोचना आप करेंगे। आलोचना कैसी होगी, आलोचना होगी पुनरावृत्ति का दोष है इसमें। सबसे पहली बात, पिछली जो कलाकृतियाँ रही हैं उन्हीं के नकल की गई। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अत्यधिक अलंकृत हैं, बहुत ज़्यादा सजावट वजावट का काम किया गया है। ठीक है, तीसरा भाग क्या है, अग्रभाग पर विशेष जोर, पीछे वाले हिस्से पर कोई ध्यान नहीं दिएगा, सब अग्रभाग पर ध्यान ध्यान दिया गया है। पतली कमर है और मूछें उनकी कैसी हैं, मूछें अगर देखेंगे तो मूछ उनकी मोटी मूछ है। ठीक है, फिर पतला चेहरा है, भारी भौं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इसकी आलोचना हो गई। अब समीक्षा भी करनी है, समीक्षा हम कर सकते हैं ऐसे ही नॉर्मल। इन सब के बावजूद भी पटना कला ने बिहार के समृद्धशाली कला परंपरा को इस तरीके से आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हम निष्कर्ष देंगे और निष्कर्ष देकर उत्तर हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये एक प्रश्न और है कि मौर्य कला पर प्रकाश डालिए,
देखिए ये प्रश्न अभी आया हुआ है, यह बहुत पहले भी करवा दिया गया था। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, पटना वाला भी आया हुआ था, ठीक है। और इससे पहले वाला तो भी कोई ना प्रश्न आया है, लेकिन अभी तक जितने भी प्रश्न कराए गए हैं लगभग प्रश्न मिल गए हैं। जो अभी आपका सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, ऑडिटर वाला हुआ, डबल एओ का एग्ज़ाम हुआ, मेंस का, तो उन सब में ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमने प्रैक्टिस करवा रखे हैं पहले से। तो मौर्य कला पर प्रकाश डालिए, बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो हमें परिचय देना है। परिचय कैसे देंगे? यह ऐसा दौर था जब भारतीय कला मिट्टी लकड़ी से बाहर निकलकर पत्थरों पर तराशी गई थी भैया, जिसकी वजह से इसे स्थिरता मिली और निरंतरता भी प्राप्त हुई। इस प्रकार से मौर्य काल भारतीय कला के इतिहास का युग विभाजक माना जा सकता है। अब हम चलेंगे विशेषता की तरफ। तो इसको देखो, पहले हम दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से हैं? दो भाग, एक तो राजकीय कला है, दूसरी लोक कला। राजकीय कला क्या है? राज दरबार में जो हो रही होगी। अब राजकीय कला में देखेंगे तो राजप्रसाद है, सबसे पहले आएगा। अब इसकी विशेषता अलग है। कैसे है? सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में चारों तरफ 60 फीट गहरी 600 फीट चौड़ी खाई है, प्राचीर से घिरा हुआ, जिसके बीच बीच में तीर गुजरने देने के लिए छेद बनाए गए थे, और जिसे फाहियान ने देखकर देवों द्वारा निर्मित कहा था, ठीक है। उसके अलावा स्तंभ की बात करेंगे, 35 से 40 फीट ऊंचे हैं, जमीन में खोद कर बनाए गए हैं, चुनार के बलुआ पत्थर के प्रयोग से निर्मित हैं, एकाश्म पत्थर का यूज हुआ है, हिस्ट पुष्ट पशुओं की आकृतियों से सुसज्जित हैं, बिल्कुल सुडौल रूपी स्तंभ हैं, ठीक है। ये प्रमुख विशेषता है। और सुडौल रूपी क्या है? मतलब सुडौल रूपी ये है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसके अलावा फिर क्या है भाई? स्तंभ के अलावा स्तूप है। स्तूप क्या है? गौतम बुद्ध के जीवन का उत्सव मनाने के उद्देश्य से अंड जैसी आकृति में, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, एक तोरण द्वार, पेटी नुमा हर्मिका, जिसके ऊपर छत्र जैसी संरचना में श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक समाहित किया गया है। ये हमारा हो गया स्तूप के बारे में। अब हम गुहा विहार की बात करेंगे। गुहा विहार, तो इसमें आंतरिक कक्ष आयताकार था, दीवार पर अत्यधिक पॉलिश युक्त प्रवेश द्वार से सजा हुआ है, और बेलनाकार छत वाली यह आकृति अशोक और दशरथ के द्वारा अलग अलग जगहों पर आजीवकों के लिए बनाई गई। इसमें नागार्जुनी पहाड़ी पर, बराबर की पहाड़ी पर निर्मित 5 गुहा विहार शामिल हैं, ठीक है। फिर लोक कला की बात करें तो लोक कला जो देखेंगे, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है इसमें। इसमें भारतीय जनजीवन के विभिन्न पक्षों पर आधारित यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई। इसमें दीदारगंज, बेसनगर, परखम और राजघाट की मूर्तियों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा मृदभांड की भी बात करेंगे, क्योंकि मृदभांड भी इनकी कला की विशेषता रही है। तो मृदभांड की जब बात करेंगे, इसमें उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित थे, जेड ब्लैक से गहरे ग्रे रंग के का प्रयोग करके बनाया गया था, सतह पर लाल भूरे धब्बे से ये सुसज्जित भी हैं। अब बिहार पर प्रभाव भी बताना है, क्योंकि देखिए प्रश्न का दूसरा भाग है बिहार पर प्रभाव की, हमको चर्चा भी करनी है, प्रभाव का विश्लेषण करना है। तो बिहार पर जो प्रभाव हुआ, इसमें विभिन्न राजवंशों का अनुकरण किया गया। मौर्योत्तर है, गुप्त है, पाल और उसके बाद के वंशों द्वारा, ठीक है, गुहा विहार का निर्माण हुआ है, ठीक है। मूर्तियों का निर्माण किया गया, चैत्य गृहों का निर्माण भी किया गया। इसके साथ साथ अन्य अनेक उन तत्वों का समावेश भी हुआ जो आगे चलकर भारतीय कला परंपरा और सांस्कृतिक विकास में विशिष्ट लक्षण बन सके हैं। और अंत में क्या करना पड़ेगा हमको? एक निष्कर्ष देकर उत्तर समाप्त करना है। ये भी आपका 400 शब्द में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगला प्रश्न है, अभी ये पटना कला की मुख्य विशेषता का परीक्षण करना हमें, ठीक है। इसमें देखते हैं, पटना कलम चित्रकला की शैली के मुख्य विशेषताओं का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले पटना कलम का परिचय देखिए, क्या देना? परिचय है, उसके बाद विशेषता है, फिर आलोचना है, फिर समीक्षा है, निष्कर्ष है। ये आपको 5 चीज़ें इसमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की। परिचय क्या है? मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में दिल्ली से निकलकर, ध्यान रखिएगा, मुर्शिदाबाद के रास्ते गंगा तट पर पटना के आसपास विस्तृत पटना कला एक लघु चित्रकला शैली है, जिसने बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ते हुए उसको नई दिशा प्रदान की है। ये आपका परिचय हो गया। अब विशेषता की बात करें, दूसरा भाग है। तो विशेषता हम देखेंगे, लघु चित्र। लघु चित्र कैसे हैं? देखिए, हाथी दांत पर बने हुए, कागज पर बने हुए चित्र हैं, सादगीपूर्ण
समानुपातिक हैं, जिसमें चटख रंगों का प्रयोग भी किया गया है। किसी दरबार का संरक्षण न मिलने से और सामान्य कलाकारों द्वारा अपनी आजीविका के लिए बनाए गए ये चित्र भव्यता के अभाव में निर्मित हैं। पहली विशेषता हो गई। दूसरी क्या है? सामान्य जीवन है। यह कला सामान्य जनजीवन पर आधारित जिसमें इसके मुख्य विषय के रूप में श्रमिक हैं, श्रमिक वर्ग है, दस्तकार वर्ग जो दर्जी और नाई वाले होते हैं, ठीक है। आवागमन का साधन है घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। बाजार का दृश्य, मछली बेचती महिला, मछली बाजार। पर्व का बात है होली, दशहरा, इन सब का चित्रांकन इसमें किया गया है। फिर बारीकी अलंकरण भी है। बारीकी अलंकरण में देखिए, इसमें चिड़ियों का चित्रण है, महादेव लाल के द्वारा विरह में बैठी रागनी गांधारी का चित्रण है, माधोलाल के द्वारा बीड़ा लिए हुए रागनी तोड़ी का चित्रण है। फिर शिवलाल द्वारा मुस्लिम निकाह का चित्रण है, यमुना प्रसाद द्वारा बेगम की शराबखोरी का चित्रण बहुत ही बारीकी से किया गया है, जो कि सजीवता को प्रदर्शित करते हुए नुकीली नाक, ठीक है, पतला चेहरा, भारी भौं, धसी और गहरी आंख का चित्रण किया गया है। फिर पृष्ठभूमि का प्रयोग देख लेंगे इसमें, ठीक है। अब पृष्ठभूमि का प्रयोग देखेंगे तो पृष्ठभूमि का प्रयोग में दरबारी चित्रकला की तरह इसमें पृष्ठभूमि का ज़्यादा प्रयोग ना करते हुए विषय वस्तु पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें बॉर्डर का अभाव है, देखा जा सकता भाई। पेंटिंग को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए विट्रियल 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 है, अरारोट से उपचारित कागज का प्रयोग किया गया और साथ ही सीधे ब्रश से चित्रित किया गया है। अब रंगने की इनकी निजी शैली है, विशेषता ये भी है। तो निजी शैली क्या? पतले चित्रों के लिए गिलहरी के पूंछ के बाल का प्रयोग होता था, जबकि मोटे चित्र के लिए क्या करते थे? बकरी, सुअर, भैंस के गर्दन के बाल का प्रयोग होता था। साथ ही रंगने के लिए लाल रंग लाह से प्राप्त करते थे, काला रंग काले से, हरा रंग पीला और नीला से, और पीला रंग हल्दी से प्राप्त किया जाता था, जो कि रंगने के कुछ दिन पहले गाय को हल्दी खिलाई जाती थी। उसके बाद उसके मूत्र को इकट्ठा कर छान लिया जाता था, फिर सुखाकर पीला रंग प्राप्त किया जाता था, ठीक है। ये हो गई इसकी विशेषता। अब हम आलोचना करेंगे, तो आलोचना के बारे में ध्यान रखना कि सबसे पहली बात तो हम भव्यता का अभाव बताएंगे, जो कि हम ऊपर ही बता दिए थे। फिर व्यापारिक महत्व बताएंगे, ठीक है। ये व्यापारिक महत्व था, इसको बेचने के लिए, मतलब अपना जीविकापार्जन चलाने के लिए ये काम करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद मुगल शैली की नकल भी है। मुगल शैली की नकल के साथ कंपनी शैली की भी नकल की हुई है। जाति व्यवसाय समुच्चय आधारित, आपको हमने बताया, मछली बेचते हुए, ठीक है। दर्जी नाई, मतलब जो दस्तकार वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, इन सब का चित्रण हुआ है। फिर उसके बाद समीक्षा भी करेंगे। समीक्षा कैसे करेंगे? देखिए, समीक्षा में सजीवता का चित्रण बता देंगे हम, फिर यूरोपीय यथार्थवाद की छाया बता देंगे, चमकीले रंग का प्रयोग बता देंगे, प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग बताएंगे, ज़्यादातर हस्त निर्मित कागज पर निर्मित है, समृद्ध रूपांकन भी हम बता देंगे। इसके साथ साथ हम अब अंत में निष्कर्ष दे देंगे। निष्कर्ष के रूप में क्या बताना पड़ेगा? हालांकि यह कहना गलत होगा कि पटना कला ने मुगल और कंपनी शैली की नकल करते हुए खुद को जीवित रखा, बल्कि इसने क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए लोक जीवन को विषय वस्तु बनाया था, जिसने बिहार के समृद्धशाली कला परंपरा को एक नए अध्याय से जोड़ दिया था। तो ये आपका प्रश्न पूरा हो गया और ये करीब 400 शब्द का उत्तर आपका तैयार है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक प्रश्न है ये, बिहार में संथाल विद्रोह के कारण परिणाम, ये भी प्रश्न आ चुका है, देख लीजिएगा, आप लोगों ने देखा भी होगा पेपर में। फिर इस प्रश्न में क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम परिचय देना है संथाल विद्रोह का, फिर कारण और परिणाम बताना पड़ेगा। तो संथाल का परिचय आप दे सकते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा परिचय के बाद हम कारण बताएं। कारण क्या है? देखिए, भू राजस्व की नई प्रणाली विकसित हुई थी। इस प्रणाली के तहत क्या हुआ? ब्रिटिश शासन ने अपनी यहाँ ऊनी नहीं अपनी है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भू स्वामित्व के रूप में जमींदारी प्रथा की शुरुआत की, जिसके तहत सरदारों को क्या किया गया? जमींदार का दर्जा दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या है? लगान और कर वृद्धि हुई। पहले की तरह गांव के लोगों द्वारा एक जगह का कर देने की बजाय प्रत्येक व्यक्ति को अलग से कर देना होता था। दूसरी बात क्या है? हर वस्तु पर कर देना होता था, जो कि लगभग 3 गुना अधिक भार बढ़ गया था, ठीक है। बाहरी लोगों का संथाल क्षेत्र में आना हुआ। बाहरी लोग क्या थे? इनकी जनसंख्या में भारी वृद्धि चलते होती गई और संथालों का क्या किया गया? शोषण किया गया था। और जो बाहरी लोग थे ना, वो पैसे वाले थे, अमीर ज़्यादा थे, तो उनका प्रभाव जल्दी पड़ गया, ठीक है, ऐसा हुआ। फिर प्रशासन की उदासीनता भी देख सकते हैं इसमें।
साहूकार और महाजन जो थे द्वारा भारी ब्याज पर संथालों को धन दिया गया था, जिसे नहीं चुकाने की अवस्था में क्या किया गया, उनकी जमीन छीन ली गई, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने भी उदासीनता दिखाई, जिसके चलते संथालों के मन में औपनिवेशिक सत्ता के प्रति विरोध की भावना जग गई थी। ठीक है। फिर तात्कालिक कारण है। अब तात्कालिक कारण की जब बात करेंगे हम, तो तात्कालिक कारण हम देखेंगे, स्थानीय साहूकार ने क्या किया, दरोगा की सहायता से एक मामूली चोरी के इल्जाम में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप दरोगा की हत्या कर दी गई संथालों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा, और उसका समर्थन संथालों ने किया और एक जगह वो लोग इकट्ठा हो गए। ठीक है। ये आपके हो गए क्या, कारण। अब परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम है संथाल परगना जिला का गठन किया गया। विद्रोह के पश्चात सरकार ने संथाल बहुल क्षेत्रों के लिए प्रशासन की विशेष पद्धति के अनुरूप भागलपुर वीरभूमि के कुछ इलाकों को मिलाकर संथाल जिला का गठन किया था। और दूसरा क्या है, नॉन रेगुलेशन जिला की घोषणा हुई 1956, 1900 नहीं 1856। ठीक है। 1856 के 37वें अधिनियम के द्वारा, ये 1856 है भाई, ध्यान रखना। ठीक है। 37वें अधिनियम द्वारा संथाल परगना क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। फिर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया गया। संथालों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक की रक्षा के लिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया गया था। फिर माझी व्यवस्था फिर से बहाल हुई भैया। तो माझी व्यवस्था फिर से बहाल हुई, मतलब संथालों के सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए माझी व्यवस्था को फिर से बहाल किया गया, और साथ ही ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई और ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार भी दिया गया। ठीक है। इसके साथ साथ जनधन की हानि हुई थी, ये भी परिणाम है। तो कई साहूकार पुलिस अफसर मारे जाने के साथ ही लगभग 15,000 संथाल भी मारे गए थे। संथाल गांव को लूट कर आग के हवाले कर दिया गया। ठीक है। ऐसा भी ये परिणाम रहा है। अब क्या है, अब इसका निष्कर्ष भी देना है। तो निष्कर्ष कैसे देंगे, तो निष्कर्ष हमेशा याद रखिए कुछ संतुलित टाइप में होना चाहिए, तो आपके उत्तर से मेल खाता हो। तो हालांकि संथाल विद्रोह अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप है से सफल तो नहीं हो सका, लेकिन इसमें सरकार के दमन के विरुद्ध और न्याय के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को क्या किया, इसने प्रेरित किया है। ठीक है। ये इसका उद्देश्य रहा है। इस आधार पर ये उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर अगला एक प्रश्न होगा 1857 के विद्रोह का कारण बिहार में उसका प्रभाव, ये भी प्रश्न आ चुका है। तो हम एक काम करेंगे, अभी आज इतना ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम सही भी नहीं है ना। या फिर इसको भी देख लेते, 4 मिनट 2-3 मिनट और लगेगा। अब देखिए, विद्रोह 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव हुआ। अगर इसको देखेंगे तो इसमें याद रखिए कि सबसे पहले 1857 का परिचय देना है। कैसे देंगे, प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद कंपनी सरकार ने भारत के संसाधनों तथा भारत की जनता का विभिन्न कानूनों और नियमों के अंतर्गत शोषण शुरू किया, जिसका दीर्घकालीन परिणाम के रूप में लगभग 100 साल बाद 1857 के विप्लव के का एक भयानक दंश कंपनी सरकार को झेलना पड़ा। इसके कुछ कारण प्रमुख हो सकते हैं, जैसे भैया देखो, कारण तो प्रमुख रूप से दो ही हैं, एक तात्कालीन और एक दीर्घकालीन। दीर्घकालीन में अब हम बोल सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, देश भर का, मतलब यही सब बोल सकते हैं। ये देखिए सब लिखते हैं। ठीक है। अब कुछ स्पेशल होना चाहिए, जैसे आपकी कॉपी अलग दिखे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के बीच में भी एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें कारण है ना अलग से नजर आए। तो उसमें एक कारण हो जाएगा ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली। क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की इस प्रणाली के तहत अनेक बिचौलियों शहरी जमींदारों का जन्म हुआ, जिन्हें किसानों की स्थिति से कोई मतलब न रखते हुए सिर्फ राजस्व वसूली एकमात्र उद्देश्य रहा है। इससे क्या हो, किसान लोग अपना घर बार छोड़ने को तैयार हो गए, अकाल महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो इससे बहुत सारी स्थितियाँ बुरी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। ठीक है। फिर प्रशासनिक परिवर्तन हुआ। इस व्यवस्था के चलते भारतीय अभिजात्य वर्ग की शक्ति और पदवी समाप्त हो गई भाई, और साथ ही उन्हें इस पदवी का हकदार बनाया गया जो ऊंची बोली लगाकर जमींदारी खरीद सकते थे। इससे क्या हो, प्राचीन अभिजात्य वर्ग क्या हो गया, नाराज भी हो गया। ठीक है। उसके अलावा घरेलू उद्योगों की उपेक्षा की गई। अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय बाजारों को ब्रिटेन की फैक्ट्री में तैयार माल से पाट दिया था, सस्ते दर पर इसको जो उपलब्ध भी था। साथ ही भारतीय वस्तुओं पर ऊंची ब्याज दर लगाकर उन्हें हतोत्साहित किया गया, जिससे भारतीय दस्तकार शिल्पकार वर्ग नाराज हुए। ठीक है। इनका उद्योग भी समाप्त हो गया था। ठीक। फिर कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। इस समय ब्रिटेन में यह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, भारत के कच्चे मालों की कीमत पर हुई थी।
ध्यान रखना, जिसके चलते भारतीय कृषि सिर्फ कच्चे माल की का आपूर्तिकर्ता बनकर रह गई, और जिससे कृषि के प्रति किसानों का मोह भंग हुआ और उनमें सरकार के खिलाफ रोष उत्पन्न हुआ था। इसी में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि इन्होंने पेशगी देना शुरू कर दिया, कि कोई फसल उगाना है तो उसके लिए पेशगी दे देते थे, फिर बाद में उसको कम दाम में वसूलते थे या कम दाम में खरीद लेते थे, बाकी जो पैसा बचता था उसको वसूलने की कोशिश करते थे। ठीक है, फिर उससे किसान उसान भी परेशान होने लगे। फिर सिपाहियों में असंतोष रहा। सिपाहियों क्या असंतोष था? वेतन को लेकर था भाई, रंग भेद को लेकर था, नस्ल भेद को लेकर था। ठीक है, इसके साथ साथ कैनिंग के बाहर भेजने वाले अधिनियम ने भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार करने पर मजबूर कर दिया। 1856 का अधिनियम था लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, जो कि धर्म के खिलाफ था। इससे इन्हें अपने धर्म और आस्था के खिलो से के साथ खिलवाड़ लगा, और सरकार की नीति के खिलाफ इन्होंने क्या किया, एकजुटता दिखाई थी। जैसा कि भारतीय जो सनातनी परंपरा है उसमें समुद्र को पार करना सही नहीं माना जाता था। ठीक है, तो ये एक तरीका है। फिर इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन, नए वर्गों के उदय ने समाज में व्याप्त शक्ति और संपन्न के संतुलन को भी बिगाड़ दिया था। ये भी कारण हो सकता है। फिर धार्मिक कारण भी है। धार्मिक कारण क्या है कि समाज में व्याप्त धार्मिक भावना में परिवर्तन के चलते भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ, जिसके मुख्य कारण के रूप में सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करना था। ईसाई मिशनरियों ने भी भारत में धर्म प्रचार प्रसार का तरीका अपनाया। परंपरागत कानूनों में संशोधन करते हुए धर्म परिवर्तन करने वाले को पिता की संपत्ति से वंचित ना करने का सुझाव दिया या ना करने का वादा किया। फिर राज्य हड़प नीति जो डलहौजी की रही है। डलहौजी की नीति के चलते ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के तहत राजाओं नवाबों को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, और भारत की प्रजा नवाबों राजाओं के प्रति क्या थी, अपनत्व की भावना रखती थी। तो इससे राजा नवाब तो नाराज हुए ही, और साथ में प्रजा का भी गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ गया था। फिर नया जंगल कानून लाया गया था, उसमें भी परेशानी होगी। इसके तहत परंपरागत रूप से चले आ रहे आदिवासियों के अधिकार सीमित कर दिए गए थे। उन्हें लकड़ी उठाने, जानवर चराने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, फिर तत्कालीन कारण भी है। तत्कालीन कारण क्या हो सकता है? नवीन एनफील्ड राइफल आई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें कारतूस को दांत से खींच कर भरा जाता था। एक ऐसा उम, अफ़वाह था कि भई इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने मना कर दिया। दमदम के जैसे सैनिक थे, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, नहीं हम नहीं भरेंगे अपने, इसमें हम ये काम करेंगे नहीं। फिर जब ये अफ़वाह फैलने लगे तो ये अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको वापस लेने की कोशिश की। फिर उसमें लोगों को सही ऐसा लग गया कि नहीं, नहीं ये बात सही थी। तो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम क्या हुआ, ये दोनों को समझ में आया कि हमारे धर्म पर प्रहार हो रहा है, इसलिए एकजुट होकर विद्रोह कर दिए। फिर बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिहार की बात हो रही। अच्छा, बिहार पर जो प्रभाव पड़ेगा, आप याद रखना, ये प्रभाव वो नहीं है कि 1857 में जो हो रहा था वो कैसे कैसे बिहार में फैला है। ये है 1857 की क्रांति के बाद का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें कंपनी शासन की समाप्ति हो जाएगी। इलाहाबाद की घोषणा के साथ ही भारत में कंपनी का शासन समाप्त करने की घोषणा की गई, और भारत में ही नहीं, बिहार में भी हुई। अब भारतीय जनता या बिहार की जनता महारानी की प्रजा कहलाने लगी, और कंपनी को सिर्फ व्यापार तक सीमित कर दिया गया। सैन्य प्रभाव हुआ। विद्रोह से पहले बिहार से बहुत से सैनिक ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे, जो क्रांति के बाद परिवर्तित कर भारतीय और ब्रिटिश सेना के बीच के अनुपात को कम कर दिया गया था। फिर सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। कंपनी सरकार की शोषणकारी नीति को बदलते हुए भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाज परंपराओं में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया गया। हस्तक्षेप नहीं करेंगे या फिर पूरी तरह से कुछ नहीं, मतलब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा राज्य हड़प नीति समाप्त की गई। डलहौजी की नीति को बदल दिया गया भाई। नवाबों राजाओं को उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि लड़की उत्तराधिकारी है तब भी राज्यों को छीना नहीं जाएगा। ठीक है, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या था? ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में अब पूंजी लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, भारत में पूंजी निवेश तो बढ़ा ही, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हुए थे। फिर जनजातियों पर प्रभाव पड़ेगा। जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1764 के बाद से जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश अधिकारों के प्रसार पर 1857 की क्रांति के बाद विराम लगाया गया। साथ ही जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और परंपरागत मामलों में हस्तक्षेप खत्म कर दिया गया, या फिर कम से कम हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अंत में हम क्या करेंगे, निष्कर्ष दे देंगे। निष्कर्ष क्या है? अंततः हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति ने कंपनी सरकार के प्रति भारतीयों के विचारों को प्रकट किया,
जिसके चलते कंपनी सरकार को महारानी के सरकार से स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया, इतना सारा प्रश्न आज हो गया है। ठीक है, कल हम जो प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसमें हम देखेंगे क्वाड का है कि क्वाड शिखर सम्मेलन की बात होगी। फिर इस तरीके हिंद प्रशांत IPEF ये मतलब देखेंगे हम। ठीक है, कल हम देखेंगे। ये ऑडिटर मेंस वाले में प्रश्न आया हुआ था, ये भी प्रश्न कराया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।